जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यादव सरकार में। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में होने वाली जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना करवाने का फैसला लिया। ये फैसला अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि देश में आखिरी बार जातिगत जनगणना अंग्रेजों के समय 1931 में हुई थी। उसके बाद देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद भी जातिगत जनगणना की मांग उठती रही, लेकिन इतने समय में कोई भी सरकार हो, किसी ने ये मांग नहीं मानी। लेकिन 70 के दशक में शुरू होता है एक ऐसा दौर जब आहिरों की तिगड़ी ने देश की राजनीति को प्रभावित करना शुरू किया। वो तिगड़ी थी मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और लालू प्रसाद यादव। साथ ही में एक और आहिर जिनका नाम लेना बेहद जरूरी है, वो थे बीपी मंडल जी। इनके नाम पर मंडल आयोग बनाया था, जिनके जरिए देश में ओबीसी कोटा लागू करने की सिफारिश की गई थी 80 के दशक की शुरुआत में। इनका सीधा फायदा देश की लगभग 2000 जातियों को होना था। आयोग की सिफारिश को हर सरकार ने दबाए रखा, लेकिन आहिरों की नज़र गड़ चुकी थी और जिद अड़ चुकी थी। 90 के दशक की शुरुआत में मुलायम, शरद और लालू की तिगड़ी ने मौका मिलते ही वीपी सिंह को दबोच लिया और मजबूर किया कि प्रधानमंत्री बनना है तो देश में ओबीसी कोटा लागू करना होगा। नतीजा, देश को आहिरों के दम पर ओबीसी कोटा मिला और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। इसके बाद देश की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। बहुत से लोगों के लिए ये तिगड़ी मसीहा बन गई और बहुत से लोगों के लिए विलन। लेकिन ये बात तो इतिहास भी बोलता है कि जो कमजोरों को, गरीबों को, लाचारों को उठकर सम्मान से जीना और अपने हक के लिए लड़ना सिखाए, वही तो मान है। ओबीसी कोटा लागू करने के लिए जो संघर्ष मुलायम, शरद और लालू यादव ने किया, वो उनको महान बना देता है। आज देश भर में राजनीतिक कारणों से यादवों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है कि यादवों ने ओबीसी कोटे की मलाई खाई, जबकि यादव सबसे कंपटीशन लड़कर ही हिस्सेदार बन रहा है। कोई खैरात में कॉलेज में एडमिशन और नौकरी में भर्ती नहीं दे रहा। और याद रखो, यादव ना होते तो कभी ओबीसी कोटा नहीं मिलता इस देश में। ओबीसी कोटे के बाद आहिरों ने दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू की और वो थी जातिगत जनगणना। आज़ादी के बाद हमेशा से ही एक बात हर जगह देखने को मिलती है कि देश में चलने वाले लगभग सभी सरकारी विभाग, देश भर की अदालतों के न्यायाधीश, सरकारी उपक्रम, सरकार के मंत्रिमंडल, शिक्षण संस्थान या फिर मीडिया, इन सभी जगहों पर उच्च पदों पर केवल चंद जातियों का ही कब्जा चल रहा है और मनमाने ढंग से योजनाएं चलवाते हैं और ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं कि उनकी जाति के लोगों को ही फायदा मिले। इस कारण से आज़ादी के बाद से ही जातिगत जनगणना की मांग उठने लगी, लेकिन किसी ने दमदार तरीके से आवाज़ नहीं उठाई और ना ही इनसे चुनावी मुद्दा बनाया। मंडल आयोग के दौर में जातिगत जनगणना की मांग तेज हुई, लेकिन जो भी सरकार रही, इन पर जातिगत जनगणना का दबाव नहीं बन पाया। मंडल आयोग लाने वाली तिगड़ी इस मांग को ऊपर तो ले आई, लेकिन खुद सरकार में हिस्सेदारी होने के बावजूद भी इनको सरकार का एजेंडा नहीं बना पाई। सच्चाई तो ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर दो बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी की कमान लगभग पूरे समय सामान्य वर्ग में आने वाली चंद जातियों के कब्जे में रही है। ये लोग कभी से ही नहीं चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो लोगों को पता चल जाएगा कैसे इन्होंने अघोषित रूप से हर महत्वपूर्ण जगह पर अपने लोग स्थापित कर रखे हैं। लालू, मुलायम अपने दौर में पीछे रह गए। समाज को राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआत तो दिला गए, लेकिन उच्च स्तर पर आबादी के हिसाब से उचित हिस्सेदारी नहीं दिलवा पाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि इनकी सक्रिय राजनीति में ढलती उम्र के कारण ये सत्ता से बाहर हुए और फिर बीजेपी का राज आया। नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने अघोषित रूप से आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करना शुरू कर दिया और शुरुआती कुछ सालों में ये देखने में आया कि भर्ती में आरक्षित सीटों में हेर फेर करने लगे और जनरल कैटेगरी को खुश करने के लिए तुरंत सुदामा कोटा मतलब कि 10% ईडब्ल्यूएस कोटा को लागू करवा दिया। देश में भर्ती में मनमानी की जा रही है। 27% ओबीसी कोटे से ज्यादा भर्ती 10% सुदामा कोटे को दी जा रही है। अगर रिजर्व का कैंडिडेट अच्छे नंबर ला रहा है तो उसे इंटरव्यू में कम नंबर दिए जा रहे हैं और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि रिजर्व कैंडिडेट को जबरदस्ती इंटरव्यू में एनएफएस
नॉट फिट फॉर सिलेक्शन करके आरक्षित भर्ती को जनरल कैटेगरी में दे दिया जाता है और आज के दौर में लगभग हर महत्वपूर्ण विभाग के अध्यक्ष जनरल कैटेगरी के लोगों को बनाया जा रहा है। इतना सब होने के बाद लालू मुलायम की लाल कहाँ चुप बैठने वाले थे। पिछले 7-8 सालों से उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग को दोबारा से उठाना शुरू किया ताकि पता चल सके कौन सबका हक मार रहा है और कौन अपने हक से दूर पड़ा हुआ है। इस वजह से अखिलेश और तेजस्वी यादव को ना जाने कितनी गालियां दिन भर पड़ती रही है और देश में जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन इन दोनों ने अपने लक्ष्य को छोड़ा नहीं, मुद्दे को और बड़ा करते गए। फिर 2022 में बिहार में तेजस्वी यादव जनता दल के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं और उप मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण करते हैं। हालांकि ये सरकार सिर्फ 1.5 साल ही चल पाई, लेकिन इस समय में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को मजबूर करके जातिगत सर्वे करवाते हैं बिहार में। इस दौरान उन्होंने बेहद ही जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन लालू के लाल ने काम को अंजाम तक पहुंचाया। बिहार में जातिगत सर्वे के साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश की गर्दन पकड़कर आरक्षण का दायरा भी बढ़वा दिया। इससे न केवल बिहार की राजनीति में भूचाल आया, बल्कि देश भर की राजनीति भी हिलने लगी। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों पर जातिगत जनगणना का दबाव बढ़ गया। अब क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक थे और कांग्रेस को सहयोगियों की जरूरत थी, तो यूपी बिहार में अखिलेश और तेजस्वी के बिना कांग्रेस चल भी नहीं सकती थी। तो उन दोनों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस को मजबूर कर दिया कि वे अपने मैनिफेस्टो में जातिगत जनगणना करवाने की बात लिखे। नतीजा कांग्रेस को झुकना पड़ा सीटों के चक्कर में, और उसके बाद तो राहुल गांधी भी जोर शोर से जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर कूद पड़े। बाद में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक में जातिगत सर्वे करवाया। आंध्र प्रदेश में वहां की क्षेत्रीय पार्टी ने जातिगत सर्वे करवाया। जातिगत जनगणना मुद्दा 2024 लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा ये बीजेपी को पता नहीं था और उसने इस मांग को इग्नोर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जो बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी वो खुद 250 के पास सिमट गई और गठबंधन की सरकार बनाने पर मजबूर हो गई। खासकर यूपी में तो अखिलेश यादव ने बीजेपी को पटक पटक कर मारा। लोकसभा चुनाव में कमजोर नतीजे अखिलेश, तेजस्वी कांग्रेस को अन्य क्षेत्रीय दलों के दबाव और जनता के बीच जगह बनाती जातिगत जनगणना की मांग। और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में तेजस्वी के बढ़ते कद के कारण बीजेपी को अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई देने लगी और आखिरकार बीजेपी सरकार ने घुटने टेक ही दिए। जो पार्टी जाति का नाम सुनते ही लोगों को हिंदू विरोधी, बटोगे तो कटोगे, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई जैसा नारा देती थी, उसको इस मुद्दे पर थूक कर चाटना पड़ा। और अब इनके बेचारे अनभगत इस घोषणा को मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। अरे भाई, ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि हीरो का दम है, जिसने देश भर की पार्टियों को मजबूर किया जातिगत जनगणना पर आवाज उठाने के लिए। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां यादव खड़े होते हैं। दादा कृष्ण की जय। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।